जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जयवाला जी क्लासेस में। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। तो जो स्टूडेंट दोस्तों नए हैं, जो वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को डबल प्रेस कर दें ताकि आपको ऐसे और नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इससे पहले जो है हमने राष्ट्रपति से संबंधित 6 अन्य वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट राष्ट्रपति को प्रारंभ से और अच्छे तरीके से पढ़ना चाहता है तो वह इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएगा, जहाँ पर उसे इन अन्य 6 वीडियो की लिंक मिल जाएगी। तो आइए दोस्तों बात करते हैं राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। तो दोस्तों संविधान द्वारा राष्ट्रपति को व्यापक शक्तियां प्रदान की गई हैं। राष्ट्रपति की इन शक्तियों को अधोलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। तो आइए दोस्तों राष्ट्रपति की शक्तियों की बात करते हैं। तो दोस्तों राष्ट्रपति की शक्तियाँ कौन कौन सी हैं यहाँ पर देखें तो पहली कौन सी है, कार्यपालिकीय शक्तियाँ हैं, फिर विधायी शक्तियाँ हैं, फिर न्यायिक शक्तियाँ हैं, फिर वित्तीय शक्तियाँ हैं, फिर सैन्य शक्तियाँ हैं, फिर राजनयिक शक्तियाँ हैं, फिर आपातकालीन शक्तियाँ हैं। तो दोस्तों राष्ट्रपति की इन शक्तियों को हम क्रम बाई क्रम विस्तृत रूप में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों आइए आज हम कौन सी शक्तियों के बारे में देखने वाले हैं, देख लेते हैं। तो दोस्तों आज हम सर्वप्रथम कार्यपालिकीय शक्तियों के बारे में देखने वाले हैं। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि संघ की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। तो संघ की समस्त कार्यपालिकीय शक्तियाँ किस में निहित होंगी दोस्तों, राष्ट्रपति में निहित होंगी। और दोस्तों संघ की इन कार्यपालिकीय शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति संविधान के अनुसार या तो स्वयं करता है या अपने अधीनस्थ प्राधिकारियों के माध्यम से करता है। दोस्तों यहाँ पर अधीनस्थ प्राधिकारियों से तात्पर्य क्या है, तो दोस्तों यहाँ पर अधीनस्थ प्राधिकारियों से तात्पर्य हमारा केंद्रीय मंत्रिमंडल से है या फिर मंत्रिपरिषद से है। क्यों? क्योंकि दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है मंत्रिपरिषद के अंतर्गत ही आता है। ठीक। और दोस्तों अनुच्छेद 74 में कहा भी गया है, क्या कहा गया है, तो कहा गया है कि राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिकीय शक्तियों के प्रयोग के लिए सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन करता है, जिसका प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। और साथ ही साथ दोस्तों अनुच्छेद 77 में क्या कहा गया है, तो दोस्तों अनुच्छेद 77 में कहा गया है कि भारत सरकार के समस्त कार्यपालिकीय कार्य किसके नाम से किए जाते हैं, तो किसके नाम से किए जाते हैं, राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। तथा सरकार के सभी निर्णय किसके निर्णय माने जाते हैं, तो राष्ट्रपति के निर्णय माने जाते हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिकीय शक्तियाँ किस में निहित होती हैं, राष्ट्रपति में निहित होती हैं। इन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ प्राधिकारियों के माध्यम से करेगा। अधीनस्थ प्राधिकारियों से तात्पर्य क्या है दोस्तों, तो अधीनस्थ प्राधिकारियों से तात्पर्य केंद्रीय मंत्रिमंडल से या फिर मंत्रिपरिषद से है। क्यों? क्योंकि दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है मंत्रिपरिषद के अंतर्गत ही आता है। ठीक। इसके बाद हम बात करें दोस्तों अनुच्छेद 74 में क्या कहा गया है, तो दोस्तों अनुच्छेद 74 में कहा गया है राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिकीय शक्ति के प्रयोग में सलाह देने के लिए किसका गठन करेगा, एक मंत्रिपरिषद का गठन करता है, जिसका प्रमुख कौन होता है दोस्तों, प्रधानमंत्री होता है। ठीक। इसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 77 में क्या कहा गया है, तो दोस्तों अनुच्छेद 77 में कहा गया है कि भारत सरकार के समस्त कार्यपालिकीय कार्य किसके नाम से किए जाते हैं, तो किसके नाम से किए जाते हैं, राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। तथा सरकार के सभी निर्णय किसके निर्णय माने जाते हैं, राष्ट्रपति के निर्णय ही माने जाते हैं। ठीक। इसके बाद हम बात करें दोस्तों राष्ट्रपति को जो है संघ के मामले में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। राष्ट्रपति को जो है संघ के मामले में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। और दोस्तों अनुच्छेद 78 में कहा भी गया है कि प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों और प्रशासन संबंधी उन सभी मामलों की सूचना दे जिसके बारे में राष्ट्रपति द्वारा ऐसी सूचना मांगी जाए। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि अनुच्छेद 78 के तहत प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों और प्रशासन संबंधी उन सभी मामलों की सूचना दे जिसके बारे में राष्ट्रपति द्वारा ऐसी सूचना मांगी जाए। ठीक। चलिए इसके बाद बात करें दोस्तों अनुच्छेद 263। तो अनुच्छेद 263 में क्या उपबंध किया गया है, तो दोस्तों अनुच्छेद 263 में उपबंध किया गया है कि राष्ट्रपति केंद्र राज्य और विभिन्न राज्यों के मध्य सहयोग के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है या अंतर्राज्यीय परिषद गठित कर सकता है। ठीक। तो अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति केंद्र राज्य तथा विभिन्न राज्यों के मध्य सहयोग के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद गठित कर सकता है। ठीक। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों अनुच्छेद 160 के तहत राष्ट्रपति जो है आकस्मिक या असाधारण परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन के लिए क्या कर सकता है, उपबंध कर सकता है। ठीक। तो बात करें दोस्तों अनुच्छेद 160 के तहत राष्ट्रपति आकस्मिक या असाधारण परिस्थितियों में राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। ठीक। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या, सेवा शर्तों तथा पदावधि के बारे में
नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। या फिर बोल सकते हैं हम दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या, सेवा शर्तों तथा पदावधि आदि के विषय में नियम बनाने का अधिकार किसके पास है? तो किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। ठीक, तो राष्ट्रपति को संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या, सेवा शर्तों तथा पदावधि आदि के विषय में नियम बनाने का अधिकार है। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों, राष्ट्रपति जो है केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन संभालता है। किसके माध्यम से संभालता है? तो दोस्तों स्वयं द्वारा नियुक्त प्रशासकों के माध्यम से संभालता है। दोस्तों प्रशासकों का तात्पर्य हमारा राज्यपाल से है। ठीक, तो राष्ट्रपति स्वयं द्वारा नियुक्त प्रशासकों के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन संभालता है। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों, किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित या जनजाति क्षेत्र कौन घोषित कर सकता है? तो कौन घोषित कर सकता है? राष्ट्रपति घोषित कर सकता है। ठीक, तो राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित या जनजाति क्षेत्र घोषित कर सकता है। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने योग्य एक बात और है दोस्तों कि राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग मंत्री परिषद की सलाह से ही करता है। ठीक, तो यहाँ पर हमने लिख भी दिया है कि ध्यातव्य है कि इन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर ही करता है। ठीक, इसके अलावा और क्या कार्यपालिकीय शक्तियाँ हैं दोस्तों राष्ट्रपति की? तो दोस्तों हम बात करें, राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री सहित अन्य प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति करता है। ठीक, तो राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री सहित संघ के अन्य प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति करता है। तो दोस्तों प्रमुख अधिकारी कौन कौन से हैं देख लेते हैं दोस्तों। संघ के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति करता है। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति करता है। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक, चलिए इसके बाद बात करें, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति करता है। ठीक, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति करता है। अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यपाल या प्रशासक तथा मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति करता है। ठीक, तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रमुख अधिकारी हो गए दोस्तों। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम एक चीज़ और देख सकते हैं कि राष्ट्रपति संघ के कुछ प्रमुख अधिकारियों को पद से हटा भी सकता है। वो प्रमुख अधिकारी कौन कौन से हैं देख लेते हैं दोस्तों। तो राष्ट्रपति को संघ के कुछ प्रमुख अधिकारियों को पदच्युत करने का भी अधिकार है। तो राष्ट्रपति किन किन को पदच्युत कर सकता है? तो संघ के मंत्रियों को पदच्युत कर सकता है, राज्यों के राज्यपाल को पदच्युत कर सकता है और भारत के महान्यायवादी को उसके पद से हटा सकता है। ठीक, तो दोस्तों ये हो गई राष्ट्रपति की कार्यपालिकीय शक्तियाँ। इसके बाद बात करें दोस्तों राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियों के बारे में। तो दोस्तों भारत की तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति कौन होता है दोस्तों? राष्ट्रपति होता है। युद्ध की घोषणा करने का अधिकार किसके पास होता है दोस्तों? राष्ट्रपति के पास होता है। शांति बहाल करने का अधिकार किसके पास होता है? किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर हम एक चीज़ और देख सकते हैं कि राष्ट्रपति जो है तीनों सेनाओं के अध्यक्षों की नियुक्ति भी करता है। लेकिन दोस्तों राष्ट्रपति की जो है यह तीनों सेनाओं के अध्यक्षों की नियुक्ति करने की शक्ति है, इसको संसद विधि बनाकर विनियमित या नियंत्रित कर सकती है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियाँ। तो अनुच्छेद 53(2) के तहत भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है। राष्ट्रपति को युद्ध की घोषणा करने का तथा शांति स्थापित करने की शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। ठीक, किंतु दोस्तों राष्ट्रपति की शक्ति के प्रयोग को संसद द्वारा विधि बनाकर विनियमित या नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों राष्ट्रपति संबंधित अन्य शक्तियों को दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों यदि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें।